Hi everyone, let's continue with the part 2 of our methods in biology. If you all can recall, हमने part 1 segment के अंदर revise किया था about the various techniques और उनके main applications, right? So if you haven't yet watched it, you have the video in the under the video subhead on our YouTube channel. In addition to that, आज हम उसका second part start करेंगे. So सबसे पहले आता है अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. सो पहला आता है हमारा जिनोमिक आइसोलेशन. यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट अप्लाइज टू बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टेप्स क्या क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है सेल की लाइसिस करना, सेल का ब्रेक डाउन करना. बिकॉज जो हमारा अगर न्यूक्लिक एसिड का आइसोलेशन या प्यूरिफिकेशन करना है, आई नीड टू मेक श्योर दैट माई सेल इज लाइज्ड ऑफ, क्योंकि जो जेनेटिक मटीरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा. सो आई नीड टू रीच टू दैट पोजिशन. सो बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजाइम जो है वो डाइजेस्ट करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेंस को. एनिमल सेल के अंदर एसडीएस और ट्राइटियन डिस्टर्ब करता है. प्लांट सेल के अंदर CTAB मेथड को यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल ग्राइंडिंग इन द लिक्विड नाइट्रोजन. फंगल सेल्स के अंदर जाइमोलाइजिन एंड काइटिनेज को यूज़ किया जाता है. देन प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए SDS जो है अनफोल्ड करता है प्रोटीन को. EDTA का काम होता है जो मैग्नीशियम 2+ को चिलेट कर कर इनएक्टिवेट करता है डीएनएजिस को. हाई सॉल्ट प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स द एंड द पॉलीसैकेराइड्स. सो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट होंगे. देन फिनॉल क्लोरमफेनिकॉल का एक्सट्रैक्शन. सो फिनॉल्स जो हैं वो डीनेचर करते हैं प्रोटीन. क्लोरमफेनिकॉल का काम होता है टू शार्प द फेज सेपरेशन एंड आइसोअमाइल अल्कोहल जो है वो फोमिंग को रिड्यूस करता है. उसके बाद रिमेंबर अबाउट वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डीएनए है वो अपर एक्वस फेज में रह जाएगा. प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक फेज में जाते हैं और डेब्रीज जो है वो इंटरफेस के अंदर रह जाती हैं. सो अपर फेज, इंटरमीडिएट एंड द बॉटम फेज. देन डीएनए का प्रेसिपिटेशन के लिए इथेनॉल 2 to 3 वॉल्यूम्स और आइसोप्रोपेनॉल विल बी यूज्ड. डीएनए अपीयर्स एज विजिबल थ्रेड्स. सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करता है चार्ज को, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है. देन वी हैव द वॉशिंग एंड द रिहाइड्रेशन. सो 70% इथेनॉल जो है वो रिमूव करता है सॉल्ट्स को. TE बफर का काम होता है टू स्टेबलाइज द डीएनए. प्लांट जीनोमिक डीएनए के अगर हम स्पेशल केस की बात करें, बिकॉज प्लांट टिश्यू के अंदर यू हैव पॉलीफिनॉल्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड पिगमेंट्स. सो CTAB मेथड को यूज़ कर कर CTAB जो है वो बाइंड करेगा पॉलीसैकेराइड्स के साथ और प्रिवेंट करेगा कंटामिनेशन. बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का काम होता है टू रिड्यूस द फिनॉलिक oxidation. You can get such questions in the statement wise segment, right? And if you want to download this entire PDF, you can download it from our Lakshya batch. Then plasmid DNA का isolation जो है वो lysine alkaline lysis प्रिंसिपल पे बेस होता है. NaOH और SDS को मिक्स किया जाता है. दैट हेल्प्स टू डीनेचर योर डबल स्ट्रैंडेड DNA. प्लाज्मिड जो है वो रीनेचर करता है क्विकली. जिनोमिक डीएनए बहुत बड़ा होता है, एग्रीगेट करेगा और प्रेसिपिटाइज करेगा. स्टेप्स क्या होते हैं? रीसस्पेंशन, लाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन द प्यूरिफिकेशन. सो रीसस्पेंशन, देन लाइसिस, देन न्यूट्रलाइजेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन द प्यूरिफिकेशन. रीसस्पेंशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिस एंड EDTA. Lysis is with the help of NaOH and SDS. Neutralization is with the help of potassium acetate precipitates the SDS into the protein plus gDNA. Centrifugation का काम होता है to clear the plasmid supernatant. Then purification होता है with the help of ethanol precipitation और spin columns. Then you have the modern spin column kits. So silica membrane जो है वो bind करती है DNA से in the high salt concentration और eluted with the लो सॉल्ट बफर से वो इलूट की जाती है. देन RNA के आइसोलेशन के लिए RNA बिकॉज बहुत अनस्टेबल होता है. क्यों अनस्टेबल होता है? बिकॉज 2-OH पे क्योंकि यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, राइट. इट इज़ स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस. RNAs आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड यूबिक्विटिनस. ट्राइजॉल मेथड का यूज़ किया जाता है बिकॉज ट्राइजॉल के अंदर फिनॉल्स, गेनीडियम थायोसाइनेट होता है जो डीनेचर करेगा RNAs को. एसिडिक सोल्यूशन होता है.
देन आरएनए पार्टीशन होता है एक्वस फेज और देन प्रेसिपिटेट में, डीएनए इंटरफेज में और प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक फेज में रह जाएगा. देन यू हैव द प्रेसिपिटेशन विच इज़ विद द हेल्प ऑफ आइसोप्रोपेनॉल एंड ग्लाइकोजन कैन एड द प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मॉल RNAs. DNA's treatment which is required for removing of the genomic DNA contamination. Then प्रोटीन का आइसोलेशन के अगर बारे में बात करें, सो प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं? फर्स्ट इज योर सेल एक्सट्रैक्ट, देन यू हैव टिश्यू होमोजेनाइजेशन एंड देन द रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन. स्टेबलाइजेशन के कंडीशंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज योर लो टेम्परेचर, then you have protease inhibitor, then you have the reducing agent, and then they help to maintain the pH of the same. then methods क्या क्या होते हैं? salting out, that is ammonium sulfate को यूज़ किया जाता है. salting in low concentration पे होती है और salting out higher concentration पे, and it is used before your chromatography. dialysis क्या होता है? removal of the salts through your semi permeable membrane, and it depends upon the molecular weight. then ion exchange chromatography. अगर हम chromatography next topic के बारे में बात करें, so first is your ion exchange chromatography. so it is the reasons that are used in it is DEAE cellulose जो एक anion exchanger की तरह काम करता है, और CN cellulose जो एक cation exchanger की तरह काम करता है with the negative charge on it. then you have the principle opposite charges attracts and they are eluted by increasing the salt gradient. what is the application? they help to purify the charged proteins. change in the pH is going to affect the protein charges. then you have the gel filtration. so principle is large molecules cannot enter the pores, so they elute first. small molecule enter the pores long path, so they elute later. so large molecules जो है वो पहले इल्यूट आउट होंगे और उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स इल्यूट आउट होंगे. कॉमन मैट्रिक्स क्या होती है? सुपरडेक्स, सेफ्रोजिस एंड सेफ्डेक्स. एप्लीकेशन क्या होती है? जेल फिल्ट्रेशन की, डीसॉल्टिंग और मॉलिक्यूलर वेट एस्टिमेशन. देन वी हैव द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. ये प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, antibody and antigen, and your his tag with your nickel or cobalt. Elution is based upon or over here the pH salt gradients, competitive gradients, and your imidazole gradients are used in order to get the separation done in. Advantages: highest specificity, rapid purification. then इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे पहला आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इट यूजेस द एग्रोस जेल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लेवल्स की. विजुअलाइजेशन जो होती है विद द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड, SYBR ग्रीन एंड द अदर वन. देन माइग्रेशन फॉर्मूला ये होता है. माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log 1/, साइज, राइट. देन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका काम होता है, पहला होता है SDS मैकेनिज्म. सो SDS गिव यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड माइग्रेशन रिफ्लेक्ट्स द polypeptide length. then stacking versus the resolving gels. so stacking is with a pH of 6.8, so it is a concentrate sample. Resolving is with the help of pH 8.8, which is going to separate the proteins. then isoelectric focusing. so principle is the protein migrate in the pH gradient until your PI, right. it is used in your 2D gel and your PTM detection. PTM stands for your post transcriptional modifications. then we have the 2D gel electrophoresis. so first dimension के अंदर हमारा प्रोटीन सेपरेट होता है by the help of PI, एंड सेकेंड डायमेंशन में SDS पेज के थ्रू इट इज सेपरेटेड बाय अ मॉलिक्यूलर वेट. एप्लीकेशंस क्या होते हैं? प्रोटियोमिक्स, आइडेंटिफाइंग द PTMs एंड स्पॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन द डिजीज एंड द नॉर्मल सैम्पल्स. देन मॉलिकुलर क्लोनिंग की बात करें, द फर्स्ट सेगमेंट इज योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख जाता है इन द टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर और इन द टर्म्स ऑफ योर लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या फिर एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट में आएगा, वरना यू कैन गेट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी or any designed experiment altogether. so any format you can get a question from here. type 1, type 2, type 3 तीन टाइप के होते हैं. type 1 में random cleavage होती है, type 2 में specific palindromes और type 3 के अंदर डाउन सिंड्रोम क्लीवेज.
स्टिकी वर्सेस द ब्लंट एंड्स. स्टिकी एंड्स में इको R1 और हिंट 3 यूज होता है, ब्लंट एंड में SMA1. देन आइसोशीजोमर्स एंड नियोशीजोमर्स. आइसोशीजोमर्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो सेम साइट के ऊपर क्लीव इन करते हैं. नियोशीजोमर्स आर द वन दैट same site and different cut patterns are there. Then we have the ligation mechanism. So T4 DNA ligase, they insert the phosphodiester bond, ATP is required and the optimum temperature is around 16 degrees Celsius. Then you have the transformation techniques. So chemical used is CaCl2. The heat shock, it increases the cell permeability. Electroporation is high voltage plus your high voltage pulse forms the transient pores and it has a very high efficiency. Phage mediated transduction is where you have lambda phages that is used for your large insert cloning. Then we have the next segment of selection and the screening part. So it is the blue white screening, lag Z going to disrupt by the insert of the white colonies. Then you have the blue colonies, that means there is no insert. जितने भी आपको pointers यहाँ दिख रहे हैं, they are going to like अगर आपने ये पूरा concept अच्छे से study किया है, if you have learned this concept properly, you're not going to face a problem in the entire segment altogether. So make sure that take this entire revision series as a form of quick revision, right? I'm not claiming that you will be completing your syllabus by this. I'm claiming that you'll be able to revise your most important pointers by it. So, or you can take these as a recalling part, right? So make sure that you are using it in the similar pattern. If you want to download any of the PDF, this unit or any other unit, you can join our Lakshya batch or you can WhatsApp me on this number as well. I'll share you the link and the link is there or in the comment section as well. You can find it in the description box also, you can find it, right? So this was the section A. Let's start with the section B now. So this is your recombinant protein expression system. So expression of your recombinant protein in the bacteria. So it is most widely used due to fast growth, cheap media, easy transformation and high protein yield. So promoter over here is T7 promoter. The ribosome binding site is the Sheen-Delgado sequence of the start codon. The selectable markers include ampicillin and kanamycin, and the origin of replication is high copy number, leads to more plasmid and more of the protein. Then fusion tags, HIS tag, MBP that increases solubility and GST that stabilizes the proteins. Protease cleavage site is TEV protease and thrombin. How does the induction of protein expression occurs? So IGPT, which is an analog of lactose, it is not metabolized. It binds to LAC-I repressor that frees your T7 promoter. The expression starts immediately, right? Just a second. Yeah, so the expression starts immediately. Then you have at high expression, protein misfolding and aggregates into the dense inclusion bodies. Solution is lower temperature, co-expression with the chaperones and refolding protocols with your urea, right? Then you have the expression in the eukaryotic system, so yeast expression and next is your DNA sequencing and your genome strategies. So the first one is your Sanger sequencing. So the principle used over here is incorporation of DDNTPs that causes the chain termination. Fragments of varying length are produced. It leads to the separation via your capillary electrophoresis and it leads to the laser detection of your fluorescent dyes. Key features is the read length is around 700 to 900 base pairs. It is of very high accuracy and gold standard for the validation. Next is your next generation sequencing. So over here you have Illumina sequencing, which is in which the
DNA is fragmented, adapters are ligated, then they are bound to the flow cells. The bridge amplification occurs, sequencing by the synthesis, and then the fluorescent reversible terminators are detected. What are the characteristics? So high throughput, short reads, and low error rate is there. Nanopore sequencing के अंदर क्या होता है? We have the DNA passing through the nanopores. Then you have change in the ionic current identifies the bases. Then they are of very long read, around 10 kbs to 1 MB. Then it has high error rate than Illumina. Genome sequencing strategies क्या क्या होती हैं? Shotgun sequencing, clone by clone, राइट. सो जिनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग के अंदर रैंडम फ्रैगमेंटेशन अकर्स, नो प्रायर मैपिंग एंड इट रिक्वायर्स द असेंबली. जिनोम मैपिंग बाय द genome mapped into the BACs first. BAC sequenced individually and it is used in your human genome project, right? Then we have the mutagenesis and the knockout technique. So it requires the in vitro mutagenesis or deletion mutagenesis, knockout techniques. सो सबके अंदर क्या क्या मेन सेगमेंट्स होते हैं? फर्स्ट में हमारा साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, देन जीन नॉकआउट टेक्निक में बैक्टीरियल नॉकआउट, यीस्ट नॉकआउट, माउस नॉकआउट, एंड देन द क्रिस्पर Cas9 नॉकआउट बीइंग देयर. जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए आरएनए का लेवल एनालाइज करना हो या प्रोटीन का, तो हम क्या करेंगे? आरएनए के लिए RT-PCR, qPCR और नादर्न ब्लॉट, राइट. प्रोटीन लेवल के एनालिसिस के लिए वेस्टर्न ब्लॉट, एलाइजा टाइप या फिर प्रोटीन माइक्रोअरेज विल बी यूज्ड. देन मॉलिक्यूलर मार्कर्स की अगर हम बात करें, सो यू हैव द RFLP, RAPD एंड AFLP. RFLP के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्लस सादर्न ब्लॉट, कोडोमिनेंट, हाईली रिलायबल, यूज फॉर मैपिंग. ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमिनेंस के बेस पे कोडोमिनेंट, डोमिनेंट, not dominant, recessive, all these things. Then RAPD is dominant markers. Then you have the AFLP, in which the restriction digestion plus adapter ligation occurs, plus your selective RPCR. Then you have highly reproducible. It produces a number of different bands and it is widely used in the plant genetics. Then we have immunotechniques. So antibody का regeneration, immunoprecipitation, flow cytometry, immunofluorescent microscopy, and RIA, that includes your radioimmunoassay, right? Then we have the in situ localization, in which FISH and GISH is there. FISH stand for your fluorescence in situ hybridization. GISH stands for your genomic in situ hybridization. That is your GISH, जिसके अंदर fish like techniques होती है, using the whole genomic DNA as a probe over here. Then we have the biophysical methods, जिसके अंदर we have the UV visible spectrophotometry. So यहाँ पर DNA and RNA का absorption होगा. The DNA gets absorbed at 260 nanometers due to the pi electron transition in the bases. Then we have the protein that absorbs 280 nanometers. Then what are the important ratio? DNA purity is around 1.8, RNA purity is around 2.0. Then Beer-Lambert law says that absorbance is equal to epsilon C and L. Epsilon stands for your molar extinction coefficient, C stands for concentration, and I stands for the path length. Fluorescence spectroscopy के key points क्या हैं? It is highly sensitive. Fluorochromes, FITC, rhodamine and GFP. Applications क्या हैं? FRET, that is protein-protein interaction, qPCR dyes and intracellular calcium imaging. Then you have the circular dichromism, जो हमारे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एनालिसिस के अंदर हेल्प करता है. रिमेंबर CD, सर्कुलर डाइक्रोमिज्म, हमारे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए होता है. NMR, it is for your tertiary structure, nuclear magnetic resonance. So 2 alphabets secondary structure, 3 alphabets tertiary structure. This can be a mnemonics for you. Then अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और रैंडम कॉइल में कहाँ पर पीक आएगी? एप्लीकेशंस, प्रोटीन की फोल्डिंग, मॉनिटरिंग द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंड देन एस्टिमेटिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर परसेंटेज. देन वी हैव न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. Application is a protein structure in the solution, metabolomics and dynamics of the protein folding. What are the key NMR components? So we have the chemical shift, we have the G coupling, we have the other segments. Electron spin resonance, it detects the unpaired electrons used for your free radicals, metal ions and ROS.
Mass spectrometry types are MALDI-TOF, ESI-MS, tandem MS fragmentation analysis. Uses are protein sequences, PTM identification, lipidomics, proteomics. Then we have the surface plasmon resonance. Principle is measures the binding interaction in the real time without the labeling. Output is constant rate, then dissociation constant and the equilibrium constant. Then we have the light scattering. It's a dynamic light scattering agar hogi, so it helps in the particle size distribution, and static light scattering for the molecular weight. Then you have microscopy, very very important. मैंने कल एक lecture series डाली थी specifically for your unit number 13 के सारे मेथड, सारे टेक्निक्स और उनके वन लाइनर के अंदर एप्लीकेशन. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट, you can watch it. The video can be found in your revision bullets playlist, so make sure that you watch it. It is going to help you. उसके अंदर ये सारे आपको डिटेल में रिवाइज करने में हेल्प होगा. सो रेजोल्यूशन, अगर हमें इक्वेशन करनी होती है, हमें किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन कैलकुलेट करना होता है, सो इट इज़ 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल aperture, right? Then we have the fluorescence microscopy, then you have confocal microscopy, super resolution microscopy, then you have the electron microscopy जिसके अंदर आपका transmission electron microscopy और scanning electron microscopy आएगा. Then we have the freeze etch and freeze fracture. Then you have the radio labeling techniques जिसके अंदर types of radioisotopes की बात करें, so we have the beta emitters, we have the gamma emitters, then we have the लो एनर्जी आइसोटोप्स. फॉलोड बाय दैट अगर हमें उसे डिटेक्शन करना हो, सो वी हैव वेरियस सेगमेंट्स. एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन इज फॉर योर DNA लेबलिंग, प्रोटीन लेबलिंग, ट्रेसर एक्सपेरिमेंट्स एंड इमेजिंग. सेफ्टी इज फॉर शील्डिंग पर्सनल डॉसीमीटर्स, प्रोटेक्टिव गियर्स एंड स्टोरेज इन द LED कंटेनर्स. देन वी हैव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड. सो फर्स्ट आता है हमारा पैच क्लैम्प टेक्निक. कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेल अटैच्ड, होल सेल, इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन. देन यू हैव मेजर्स. इट इज थ्रू योर ionic current through the channels, single channel conductance and channel gating kinetics. Then we have ECG, electroencephalogram, जो सिंपल बहुत बार हम डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिकली फॉर फाइंडिंग आउट द or analyzing or monitoring the brain waves, the alpha, beta, delta, theta, all these things. Then you have electrocardiogram. This is for your heart. Encephalogram is for your brain. Cardiogram is for your heart. Then brain imaging. So PET, MRI, fMRI, CT or CAT. Then you have methods in फील्ड बायोलॉजी, जहाँ पर सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी. उसके लिए क्वाड्रेंट मेथड, लाइन ट्रांजेक्ट्स, कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक, रेंजिंग द पैटर्न्स, हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन, सैम्पलिंग ऑफ बिहेवियर्स. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इन सारे सेगमेंट से बन सकते हैं. सो अगर आपने अभी, बिकॉज बहुत कम टाइम बाकी है एग्जाम में, अगर आपने ये सब पढ़ा है वेल एंड गुड. अगर नहीं पढ़ा है, इट्स बेटर दैट यू जस्ट कीप अ नोट ऑफ एटलीस्ट द एप्लीकेशन. देन वी हैव द बायोस्टैट्स. इसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यहाँ से पार्ट ए में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं. देन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कैलकुलेट किया जाता है. देन वी हैव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल, जो बोलता है मीन, मीडियन और मोड सेम होंगे. बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं. पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल पैरामीटर होता है लैम्डा, in which the mean is equal to the variance, right? Then we have hypothesis testing. अगर मुझे hypothesis test करनी है, कोई specific given condition को cross verify करना है, so for that I have the hypothesis testing, which includes t-test, ANOVA, chi-square. So t-test के अंदर mean का difference calculate किया जाता है. टाइप होता है टाइप pair 1, one sample, paired, unpaired. ANOVA में differences among more than 2 groups is checked in. कैटेगोरिकल डेटा और गुडनेस ऑफ फिट का कैलकुलेट करते हैं chi-square में. देन वी हैव कोरिलेशन रिग्रेशन, जिसमें हमारा पियर्सन, स्पीयरमैन और लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आते हैं. देन वी हैव एरर एंड सिग्निफिकेंस. सो टाइप 1, टाइप 2 एंड
अदर पार्ट। लास्ट इज योर कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी, जिसमें डेटाबेसेस को हम स्टडी करते हैं, बी इट योर न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेस, फंक्शनल डेटाबेसेस। देन सीक्वेंस के एनालिसिस के लिए यू हैव ब्लास्ट, फास्टा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है आज के टाइम में, सो मेक श्योर कि इफ़ यू आर समवन हुज लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सेगमेंट स्टडी में लाते हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर। मोटिव एंड डोमेन एनालिसिस और स्ट्रक्चरल प्रिडिक्शन। लास्ट इज डेटा माइनिंग, सो होमोलॉजी मॉडलिंग, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एक्सेट्रा, राइट। सो ये पूरा एक लेक्चर आपको सारे के सारे जो यूनिट नंबर 13 के पॉइंटर्स हैं उन पे टच डाउन करने में हेल्प करेगा, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट प्रॉपरली, मेक श्योर दैट यू आर practicing the questions properly, make sure that you are going forward with the previous year question papers। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है इस पूरे जो अभी हमने स्टडी किया है, आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन इन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और लक्ष्य बैच के अंदर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक फॉर लक्ष्य बैच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैंने कमेंट्स में भी डाला है, या फिर आप डायरेक्टली अगर चैनल पर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे लक्ष्य JRF, आपको वहाँ पर भी ये इजीली मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स अबाउट इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर यू ऑल, हमारा जून 26 का जो कोर्स है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 21st, राइट। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ interested in joining in, you can join in accordingly, okay। So bye everyone, take care, all the best।